हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, तैयारी चल रही होगी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम आपको देने हैं। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत की जाए। इसके पहले वाले लेक्चर में हिंदी के अंतर्गत हमने वर्णमाला को समाप्त किया। वर्णमाला पर आधारित जो एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, उसको एक लेक्चर में हमने 100 क्वेश्चंस को कवर किया। अब उसी के आगे, चूंकि इस क्लास में हिंदी को पूरी तरीके से हम लेक्चर बाय लेक्चर कवर करेंगे और ये एसआई के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित लेक्चर होगा। हाँ, एसआई के साथ साथ और बहुत सारे एग्जाम में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आने वाले यूपी टेट की परीक्षा है, साथ साथ में यूपी पुलिस की परीक्षा है, सुपर टेट की परीक्षा है, या अन्य जगहों पर जहां हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फोकस आपका किया जा रहा है यूपीएसआई का। और मैंने पहले ही कमेंट कर रखा है आप लोगों से कि इस चैनल पर करियर मास्टर 43 पर आपको संपूर्ण हिंदी का एसआई का पाठ्यक्रम निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। तो यदि आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे जैसे आपके सामने लेक्चर जाए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक कर दिया करिए और लोगों को शेयर कर दिया करिए, जिससे और लोगों को इसका बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि एक परोपकार कर लीजिए सभी के साथ। आप यदि पढ़ रहे हैं तो और लोग भी पढ़ ले, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम वर्णमाला के बाद का जो लेक्चर है वो है शब्द और शब्द भेद। तो आज हम शब्द और शब्द भेद पर बात करेंगे कि शब्द होते क्या हैं, शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर की शुरुआत की जाए। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, शब्द भेद के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं, इन पर चर्चा किया जाएगा। उसके बाद में व्यंजक शब्द क्या होते हैं, लक्षणा शब्द क्या होते हैं, तत्सम तद्भव क्या होते हैं, कंप्लीट शब्द भेद के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आइए लेक्चर की शुरुआत की जाए। बात करते हैं शब्द भेद आखिर है क्या। पहले तो शब्द जान लें कि शब्द क्या होता है। तो चूंकि वर्ण जो हमने पढ़ा, अब वर्णों का जब मेल हो जाए या अक्षर का मेल हो जाए, अक्षर या वर्णों का जब मेल हो जाए तो उसी मेल को हम शब्द कहते हैं। तो क्या इतना कह देना मात्र पर्याप्त है कि वर्णों का मेल शब्द कहलाता है? वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। क्या इतना कह देने मात्र से शब्द की परिभाषा पर्याप्त हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वर्णों का मेल कई तरीके से हो सकता है। तो मेल कैसा होना चाहिए? क्योंकि शब्द का मतलब ही होता है जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है ना। तो वर्णों के मेल मात्र कह देने से शब्द बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो है क्या? अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित। देखो, चाहे वर्ण कहिए चाहे अक्षर कहिए, बातें कही है। कुछ जगहों पर अलग अलग इसके मायने लिए गए हैं, क्योंकि वीडियो 2018 में इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। वीडियो 2018 में इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होते हैं, ठीक है ना। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होते हैं, लेकिन सामान्यतः हम वर्ण और अक्षर को एक ही मानते हैं। तो वर्णों का मेल शब्द कहलाता है, इतना कह देना पर्याप्त नहीं है। तो है क्या? अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक, ध्यान रखना, सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनियों
के समूह को शब्द कहते हैं। जो मेल होना चाहिए वो जरूरी है कि मेल कैसा होना चाहिए, मेल सार्थक होना चाहिए, क्योंकि जब तक सार्थक मेल नहीं होगा तब तक अर्थ नहीं निकलेगा, और जब अर्थ नहीं होगा तो उसको शब्द कहा ही नहीं जा सकता, उसको शब्द की श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता। तो यदि शब्द की परिभाषा गढ़नी हो, शब्द की परिभाषा बतानी हो कि शब्द कहते किसे हैं, तो ध्वनियों का सार्थक समूह कह लीजिए, वर्णों का सार्थक मेल कह लीजिए, उसको हम शब्द कहेंगे। केवल वर्णों का मेल ही शब्द नहीं कहलाएगा। चीजें समझ में आई? तो शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक मेल कह सकते हैं। एक सामान्य लाइन में कह सकते हैं कि वर्णों का मेल नहीं, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। ठीक है ना? अब देखो, शब्द एक अथवा अनेक अक्षरों के योग से बनता है। जैसे एक उदाहरण ये लिया है, वह कहाँ जाते हैं, अक्षरों का मेल हुआ है। अब इसमें 4 शब्द है, वह, कहाँ दूसरा हो गया, जाते तीसरा हो गया, है चौथा हो गया। अब वह देखिए किससे बना है, वाह और ए का मात्रा लगा है। कहाँ कैसे लगा, देखो मेल हुआ, वर्णों का मेल हुआ, कहाँ लिखा है तो क्या बना, का। अब आ इसमें है, हम उसकी बात नहीं करते, हा, ठीक है ना। अब ये स्वर को अलग कर दिया जाए तो और चंद्रबिंदी है। तो कहने का मतलब है, ऐसे देखो सार्थक मेल हुआ तो शब्द तैयार हो गए। क्लियर हुआ शब्द किसे कहते हैं? चलिए, यदि शब्द जान लिया गया तो अब बात करते हैं हिंदी का जो शब्द भंडार है, हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है, थोड़ा सा उस पर बात कर लिया जाए। तो बड़े पैमाने पर शब्दों को उसमें शामिल किया गया है। लगभग 2 लाख शब्द उसमें बताए जाते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लगभग की बात हो रही है। ठीक है ना। अब उसमें जरा देखिए, इसमें 85% शब्द हिंदी और भारतीय भाषाओं से लिए गए हैं। भारतीय भाषाओं का मतलब या हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत मानी जाती है। तो हिंदी भाषा में संस्कृत शब्दों के उसी रूप में या उसके परिवर्तित रूप में, जो के त्यों या परिवर्तित रूप में जो संस्कृत के शब्द शामिल हैं वो लगभग 85% हैं, अर्थात भारतीय भाषा के रूप में। बाकी जो 15% शब्द बच रहे हैं वो कुछ विदेशी भाषाओं को शामिल किया गया है। विभिन्न विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में शामिल किए गए हैं, और वो जो विदेशी भाषा के शब्द हैं वो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं और या तो परिवर्तित रूप में भी प्रयोग होते हैं, जिसमें फारसी भाषा का शब्द सबसे ज्यादा हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। फारसी के अतिरिक्त है पुर्तगाली है, अरबी है, डच है, पश्तो है, चाइनीज है, जापानीज है और अंग्रेजी है। तो ये बहुत सारे विदेशी भाषाओं के शब्दों को भारतीय भाषा में शामिल किया गया है, और इनको मिलाकर के हिंदी भाषा का शब्द भंडार तैयार हो जाता है। ठीक है ना। संस्कृत भाषा हिंदी शब्द भाषा का प्राचीनतम स्रोत है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा का या हिंदी शब्द भंडार का प्राचीनतम स्रोत क्या है। हिंदी, ये क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है क्या, कि हिंदी शब्द भंडार का प्राचीनतम स्रोत क्या है। तो इसका आंसर क्या बताएंगे, हिंदी शब्द भंडार का प्राचीनतम स्रोत क्या है, संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत ही आदि जननी है। ठीक है ना। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं शब्द भेद, अर्थात शब्दों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, किन किन आधारों पर किया गया है। तो शब्दों के भेद जो हैं वो उसके 4 आधार हैं। जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसके मुख्यतः 4 आधार अपनाए गए हैं। वो कौन कौन सा है? एक तो अर्थ के आधार पर वर्गीकरण है। जो पहला वर्गीकरण है वो अर्थ के आधार पर है, अर्थात वो शब्द अर्थ कैसा देते हैं इसके आधार पर वर्गीकरण है। दूसरा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, शब्दों की रचना कैसे हुई है, शब्दों को बनाया कैसे गया है। व्युत्पत्ति, रचना, या इसको आप बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं, बनावट के आधार पर। यहां शब्दों के भेद
किए गए हैं, उत्पत्ति के आधार पर कहां से ये आए हैं, मतलब संस्कृत के शब्द वैसे ही प्रयोग किए गए हैं या कुछ परिवर्तित रूप में प्रयोग किए गए हैं या विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। तो इस आधार पर जब हम बंटवारा करते हैं तो इसको कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर। और जब शब्दों को बनाया कैसे गया है, देखो शब्दों को बनाया कैसे गया है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो वर्णों का मेल से शब्द बन गया है और कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जब शब्द प्लस शब्द मिल जाएं तब भी एक नया शब्द बन जाता है। तो बनावट के आधार पर भी वर्गीकरण है, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है। और चौथा रूपांतर के आधार पर है। रूपांतर का मतलब परिवर्तन, अर्थात यदि उनके लिंग और वचन कारक इत्यादि में क्या परिवर्तन संभव है या संभव नहीं है। तो उसमें आगे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो सभी स्थानों पर एक ही स्वरूप में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात ना उनका लिंग बदलता है ना उनका वचन बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं या अधिकांशतः ऐसे शब्द हैं जो समय के आधार पर, लिंग के आधार पर वो बदल जाते हैं और वचन के आधार पर बदल जाते हैं। तो ये रूपांतर या आप परिवर्तन कह सकते हैं, रूपांतर या परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। तो मुख्यतः 4 आधार अपनाए गए हैं शब्दों का वर्गीकरण करने के लिए, ठीक है ना। अब हम एक एक आधार को लेकर के कि अर्थ के आधार पर कितने वर्गीकरण हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गीकरण हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गीकरण हैं और रूपांतर के आधार पर कितने वर्गीकरण हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे बात किया जाए। अब आइए अर्थ के आधार पर। तो देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक सार्थक शब्द होते हैं और एक होते हैं निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द होते हैं और एक निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक जो अर्थ के साथ, सा मतलब साथ, अर्थ मतलब अर्थ, ऐसे शब्द जो अर्थ देते हों, जो अर्थ के साथ हों। निरर्थक, निर मतलब बिना और अर्थ मतलब अर्थ, अर्थात ऐसे भी शब्द हैं जो बिना अर्थ के हों, अर्थात उनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो आइए इन पर बात किया जाए, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझा जाए। जैसे सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। बड़ा सिंपल डिफिनेशन है, बड़ा सिंपल परिभाषा है, बड़ा सामान्य तरीके से इसको समझा भी जा सकता है। अब हम जो शब्द प्रयोग करते हैं दैनिक रूप में, लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने, संवाद करने, वो सब कहीं ना कहीं, अरे भाई देखो, अपनी भावनाओं या को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने भाव या विचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उसी को तो शब्द हम कहते हैं ना। तो अब यदि कोई शब्द हम उच्चारित करें तो उन शब्द में हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, और यदि उस शब्द का जब तक कोई अर्थ नहीं होगा तब तक सामने वाला या सुदूर बैठा कोई व्यक्ति वो हमारी भावनाओं को कैसे समझेगा। तो सामान्यतः जो हम प्रयोग करते हैं वो सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, निरर्थक का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन पढ़ लिया जाता है कि निरर्थक शब्द भी होते हैं, ठीक ना। अब वैसे शब्द का मतलब ही होता है सार्थक, लेकिन निरर्थक को क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं कि निरर्थक शब्द भी अर्थ देना शुरू कर देते हैं। तो अभी उस पर आगे बात करते हैं। तो फिलहाल सार्थक क्या है? जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे हमने घर कहा तो घर जैसे हमने उच्चारित किया तो हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बन गया कि घर का मतलब ये होता है, ठीक है ना। नगर हमने कहा, मैं कहा, आप, विश्वविद्यालय, रोटी खाना, पानी, आना जाना, जो भी कुछ है, तो इससे एक माइंड में एक संकल्पना तैयार हो जाती है कि इसका मतलब ये है, ठीक है ना। दूसरा इसका जो रूप है वो निरर्थक शब्द है। अब इसको जरा देखिए भाई, कोई अर्थ नहीं होता है। अरे जब कोई अर्थ नहीं होता है तो उसको क्यों पढ़ना? सामान्य सी बात है, जब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है तो उसको पढ़ना क्यों भाई? उसको शब्द की श्रेणी में रखना क्यों? ठीक है ना। जैसे लेकिन प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद भी हम उसका मतलब भी निकाल लेते हैं।
हम उसका मतलब भी निकाल लेते हैं, प्रयोग तो करते ही करते हैं, हम उसका मतलब भी निकाल लेते हैं। जैसे देखो, अब ये जैसे धम्म है, फटाफट है, चटाचट है, फट है, टन है, ये सब निरर्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसका अर्थ हम बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे धम्म, कोई धम्म से गिर गया, फटाफट तैयार हो जाओ। अब फटाफट का कोई मतलब नहीं, लेकिन फटाफट को हम कहते हैं जरा शीघ्र, फटाफट मतलब जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी जल्दी, शीघ्र। लेकिन ये हम अपने अनुसार निकाल लेते हैं ना, जरूरी नहीं है कि फटाफट का मतलब सब लोग ही समझ जाएं कि हाँ फटाफट का क्या मतलब है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम निरर्थक की श्रेणी में रखे हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो निरर्थक होते हैं। अब थोड़ा सा और समझा जाए, इंटरेस्टिंग चीज और समझा जाए। देखो, कुछ ऐसे भी निरर्थक शब्द हैं जो सार्थक के साथ प्रयोग करने पर वो अर्थ स्वरूप प्रयोग होने लगते हैं, अर्थात उनका भी अर्थ निकलने लगता है। ये उसी प्रकार जैसे गंगा का निर्मल जल है, उसमें बहुत सारे आसपास के नालों का पानी, गंदे तालाबों का पानी भी यदि गंगा में मिल जाए तो वो भी गंगा का स्वरूप धारण कर लेता है, वो भी निर्मल सरिता हो जाता है, वो भी निर्मल नीर, निर्मल जल के स्वरूप में वो हो जाता है। ऐसे यहां भी है कि जो निरर्थक हैं यदि उनको सार्थक के साथ प्रयोग कर दिया जाए तो वो भी सार्थक हो जाते हैं। जैसे देखो, जब हम लिखते हैं ठीक ठाक, तो ठीक तो मतलब समझ में आता है ना, लेकिन ठाक क्या है? लेकिन ठीक ठाक का मतलब बढ़िया, ठीक ठाक का मतलब बढ़िया। जैसे रोटी ओटी, तो रोटी तो समझ में आता है, ये ओटी क्या है भाई? ओटी का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन रोटी ओटी का मतलब अर्थात खाने पीने के संबंध में वो सारी चीजें, अर्थ हो गया नहीं हो गया। जैसे काम धाम, तो काम धाम, काम तो समझ में आता, धाम क्या है? लेकिन जब धाम काम के साथ प्रयोग हुआ तो कार्य के संदर्भ में अर्थ देने लगा। ऐसे खाना वाना, खाना वाना का मतलब सब कुछ जो खाने से संबंधित चीजें हैं। तो देखिए, वाना कोई है शब्द, लेकिन जब इसका प्रयोग किया गया खाना के साथ तो ये अर्थ देने लगा। ऐसे और थोड़ा सा समझिएगा, देखो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो निरर्थक होते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां लिख रखा है हमने, पशु पक्षियों की आवाज, ये निरर्थक होती है। पशु पक्षियों की आवाज निरर्थक होती है। जैसे वो जब बोलते हैं, गाय ने रम्हाया, कुत्ता भौंका, तो उस भौंकने में क्या अर्थ है? कुछ अर्थ छिपा है। चिड़ियों के द्वारा जब चहचहाना शुरू किया गया तो चहचहाने का क्या मतलब हम समझ पाए कि ये क्या कह रही हैं? नहीं ना, निरर्थक होती है। ऐसे किसी वस्तु के गिरने की आवाज, जैसे मान लिया जाए ये पेन गिरा, ये पेन गिरा, और जो आवाज उत्पन्न हुई वो भी आवाज क्या होती है? निरर्थक होती है। किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि, वाद्य यंत्र जो बजाने, जैसे हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है, गिटार है, सितार है, ये भी निरर्थक होती है। अब तुरंत जैसे मैंने ये शब्द उच्चारित किया कि इनकी ध्वनियां निरर्थक होती हैं, आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन आया होगा कि कैसे हारमोनियम से कितनी सुंदर ध्वनि निकलती है, तबले से कितनी सुंदर ध्वनि निकलती है, सितार गिटार से कितनी सुंदर ध्वनि निकलती है। तो यदि आप देखिए, वो बजाने वाला उसको अपने भाव देता है, समझ में आया ना? बजाने वाला उसको भाव देता है तब निकलती हैं। आप वैसे ढोल को ढम 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 पीटिए, हाथ उस पर पीटिए, क्या सुंदर ध्वनि निकलेगी? कोई अर्थपूर्ण ध्वनि निकलेगी? तो वो जो ढम ढम पीटा जाता है, हारमोनियम के सारे की को एक साथ दबा दीजिए, कोई ध्वनि निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो वो वास्तव में उसकी ध्वनि है, तो वो निरर्थक होती है, ठीक है ना। लेकिन जब ये शब्दों के साथ या वाक्य में मिल जाते हैं तो ये ध्वनियां सार्थक हो जाती है। जैसे अब वैसे भक भक शब्द का क्या मतलब है, लेकिन जब कह दिया जाए भक भक करती रेलगाड़ी जा रही है, तो मतलब आवाज करती हुई जा रही है। घंटा टन से बज गया, ठीक है ना। ये आपके, तो कहने का सेंस होता है कि ऐसी ध्वनियां जो सार्थक नहीं हैं, लेकिन जब उनको सार्थक के साथ प्रयोग किया जाता है तो वो सार्थकता
उत्पन्न कर देती हैं, उनके अंदर सार्थकता का गुण आ जाता है। तो ये अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हुए। चलिए आइए कुछ आधारों पर और देखा जाए। तो अगला भेद है रचना या बनावट के आधार पर शब्द का भेद, ठीक है ना। चलिए, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, रूढ़। एक को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, दूसरे को यौगिक कहते हैं, और तीसरे को योग रूढ़ कहते हैं। ये 3 आधार हैं रचना या बनावट के आधार पर। शब्द के ये 3 आधार हैं, ठीक है ना। रचना या बनावट के आधार पर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आपका शब्द भेद है ये बेहद इंपॉर्टेंट शब्द भेद है, समझिएगा। तो कौन कौन है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। एक एक करके इस पर बात करते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ या रूढ़ी बातें कहिए, चाहे रूढ़ कहिए चाहे रूढ़ कहिए, ध्यान से समझिएगा। चाहे रूढ़ लिखिए और चाहे रूढ़ लिखिए, बातें कहिए, कहीं कोई गलती नहीं है। तो चलिए, रूढ़ शब्द वो उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, शब्द के योग से नहीं बनते हैं। अब आपने तो पढ़ा कि शब्द अक्षर के योग से बनते हैं, और यहां डिफिनेशन दिया है शब्द के योग से नहीं बनते। तो शब्द के योग से नहीं बनते मतलब अक्षर के योग से बनते हैं, अक्षर के योग से बनते हैं। समझ में आया ना? अक्षर के योग से ये बनते हैं। और क्या खास बात आपको ध्यान रखना है? रूढ़ शब्द का यदि खंड कर दिया जाए तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रूढ़ शब्द यदि खंड कर दें तो फिर वो वर्णों में टूट जाएंगे, शब्दों में नहीं टूटेंगे। जैसे ये देखो, जैसे आम शब्द का यदि खंड कर दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, यदि आम शब्द का खंड किया जाए तो इसमें क्या बड़ा आ और आम मां निकलेगा? क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं है ना। लेकिन ध्यान से समझिए, यदि विद्यालय शब्द का खंड कर दिया जाए, तब विद्यालय शब्द का खंड किया जाए तो विद्या और आलय 2 शब्द मिला नहीं मिला, और दोनों का स्वतंत्र अर्थ है नहीं है। तो ये देखो, इस शब्द का खंड करने पर अर्थ मिला, लेकिन आम, हाथ, कान, कलम इत्यादि शब्द का जब खंड किया गया तो कोई अर्थ मिला, वर्णों में टूटा। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वर्णों में खंड करने पर टूटते हैं, और ये शब्दों के योग से मिलकर के नहीं बने होते हैं, बल्कि आप कह सकते हैं ये अक्षर के योग से बनते हैं, वर्णों के योग से बनते हैं। अक्षर के योग से बनते हैं या वर्णों के योग से बनते हैं, ठीक है ना। इनका खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा जो शब्द हमारे सामने आएंगे। चीजें समझ में आई? चलिए, तो ये हो गया रूढ़ शब्द। सामान्यतः ऐसे शब्द जो वर्णों के मेल से तो सारे शब्द बनते हैं, लेकिन ध्यान से समझना कि जब उनका खंड किया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसे शब्द को रूढ़ कहते हैं। ये इनमें 2 शब्द आपस में नहीं मिलते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिखा आम, हाथ, कान, घर, जल, नल, सड़क, ऐसे शब्द लिखे जाते हैं तो वो रूढ़ कहलाते हैं। क्लियर हो गया? यदि कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, अगले सेशन में उस डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया रूढ़ शब्द। आ जाइए यौगिक शब्द। यौगिक योग का मतलब ही होता है जोड़। तो होते कौन से है यौगिक शब्द? जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बन गए उनको यौगिक शब्द कहते हैं। और जब इन यौगिक शब्द का खंड किया जाएगा, यौगिक शब्द का जब हम खंड करेंगे तो जब ये शब्द यौगिक शब्द टूटेंगे तो दोनों
जो शब्द उसमें निकलेंगे वो भी अर्थपूर्ण शब्द निकलेंगे। यौगिक शब्द को जब तोड़ेंगे तो जो भी टूट कर आएगा उसका भी अर्थ निकलेगा, और अर्थ तभी निकलेगा वो शब्द भी निकले। तो यौगिक शब्द शब्दों के योग से बनते हैं, और जब इनका खंड किया जाए तो कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता है। जैसे आप देखिए विद्यार्थी, अब विद्यार्थी ये भी शब्द है लेकिन कैसा है, यौगिक है, क्योंकि जब इसको खंड करेंगे तो विद्या एक शब्द निकलेगा और एक शब्द अर्थ ही निकलेगा। छात्रावास ये भी एक यौगिक शब्द है, छात्रावास जब इसको खंड करेंगे तो क्या होगा, छात्र और आवास, हुआ नहीं हुआ। जैसे विश्वविद्यालय लिखा है, तो विश्वविद्यालय को जब हम तोड़ेंगे, विश्वविद्यालय का जब हम खंड करेंगे तो शब्द क्या निकला, विश्व और विद्यालय। देखो दोनों शब्द का अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि ऐसे शब्द जो शब्दों के योग से बनते हैं और जब उनका खंड किया जाता है तो उनका अर्थ अवश्य निकलता है। एक चीज थोड़ा सा और इसमें समझना है, ठीक है ना, वो क्या है कि ये जो यौगिक शब्द हैं वो शब्दों के योग से बनते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो यौगिक शब्द है जैसे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का मतलब क्या है, जो विद्या का वहन करे, जो विद्या को धारण करे, विद्या का अर्जन करे, विद्यार्थी का मतलब यही हुआ। और जब इसको तोड़ दें विद्या और अर्थी में, तब भी वही अर्थ निकलेगा। जो संयुक्त होने पर अर्थ निकल रहा है, टूटने पर भी वही अर्थ निकल रहा है। यह भी ध्यान रखना है। यौगिक शब्द वह शब्द हैं जो शब्दों के योग से बनते हैं, उनका खंड करने पर दोनों शब्दों के अर्थ निकलते हैं, लेकिन जो खंड करने पर जो अर्थ होता है वही अर्थ यौगिक शब्द का होता है जब वो आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो गया। चलिए आइए, अब आइए योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द क्या है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जरा देखो, ये शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने, योग रूढ़, और यौगिक शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने। अंतर दोनों में क्या है, अंतर दोनों में यह है कि योग रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बने, लेकिन जो इनका सामान्य अर्थ होता है वो सामान्य अर्थ ये नहीं लेते हैं, बल्कि विशेष अर्थ ये देना शुरू करते हैं। और यौगिक शब्द में क्या होता है, शब्दों को जोड़ने पर भी वही अर्थ होता है और शब्दों को ये तोड़ दिया जाए तब भी वही अर्थ होता है। योग रूढ़ शब्द में शब्द जब जुड़ते हैं तो उनका सामान्य अर्थ हट जाता है, कोई विशेष अर्थ होता है, और ये योग रूढ़ शब्दों को तोड़ दिया जाए तो उसका सामान्य अर्थ निकलता है जो वास्तव में होता है, लेकिन जब जोड़ दिया जाए तो वो अर्थ बदल जाता है, विशेष अर्थ देने लगते हैं। यह योग रूढ़ शब्द होता है। तो अंतर यौगिक और योग रूढ़ में बहुत ध्यान से समझना है। यौगिक शब्द में शब्द के जुड़ने और उनके खंड करने पर अर्थ एक जैसा होता है। योग रूढ़ शब्द में शब्द के योग से बनते तो हैं, लेकिन जब वो जुड़ते हैं तो उनका विशेष अर्थ होता है, और यदि इनको तोड़ दें तो इनका अर्थ बदल जाता है। तोड़ने पर जो वास्तविक अर्थ होता है वही होता है, लेकिन जब ये आपस में जुड़ते हैं तो विशेष अर्थ देना शुरू कर देते हैं, वो होते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे आपके सामने लिखा है पंकज। अब देखो जरा, ये पंकज शब्द दो शब्दों के योग से बना है। अब वैसे पंकज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल होता है। जब जुड़ा तो पंकज मतलब कमल, और जब इसको तोड़े तो जरा देखो, पंख प्लस जा। अब पंख का अर्थ होता है कीचड़ और जा मतलब होता है उत्पन्न। तो जब इसको तोड़ दें
पंख और जग में तोड़े तो कीचड़ से उत्पन्न, इसका वास्तविक अर्थ हुआ कीचड़ से उत्पन्न, लेकिन जब ये जुड़ गए तो अर्थ बदल गया। अर्थ बदल गया मतलब कमल हो गया। ऐसे जलद, जलद मतलब बादल, जलद मतलब बादल। और वैसे जब इसको तोड़ दे तो जलधन दा, जलधन दा। अब देखो जल प्लस दा, अब जल मतलब जल या पानी, दा मतलब देने वाला। अब पानी देने वाला नल भी तो होता है ना, कुआं भी होता है, लेकिन क्या कुआं और नल को हम जलद कहेंगे? नहीं। जब जलद कहते हैं तो इसका मतलब बादल, और जो तोड़ दिए तो जल देने वाला, अर्थ बदल गया। यहां विशेष अर्थ प्रयोग हुआ और यहां जब तोड़ा गया तो उसका जो वास्तविक अर्थ है वो हुआ। तो जब इस तरीके से अर्थ बदल जाते हैं तो वो शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, जितने बहुब्रीहि समास वाले हैं, जब आप समास पढ़ेंगे तो जितने बहुब्रीहि समास वाले शब्द हैं सब क्या होंगे? सब आपके योग रूढ़ शब्द होंगे। और जितने तत्पुरुष समास वाले शब्द होंगे वो सब यौगिक शब्द होंगे। जितने बहुब्रीहि समास वाले शब्द हैं, बहुब्रीहि समास वाले शब्द हैं, वो सब क्या होंगे? बहुब्रीहि समास वाले शब्द योग रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। ठीक है ना? दशानन कह लीजिए, लंबोदर कह लीजिए, ठीक है ना, चक्रपाण कह लीजिए, चंद्रशेखर कह लीजिए, चंद्रमौल कह लीजिए, तो जितने भी बहुब्रीहि समास वाले शब्द होंगे सब क्या होंगे? यौगिक, सॉरी योग रूढ़ शब्द होंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? चलिए अब आ जाइए, तो ये तीन रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, ये रचना के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया, शब्द का भेद किया गया। चलिए आगे बात किया जाए और कुछ आधार पर देखा जाए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के ये 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर वर्ण। और इन सबका हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। आइए, चूंकि इसको हम अलग से फिर विस्तार से पढ़ेंगे इसलिए बहुत ज्यादा इस पर समय जाया नहीं करेंगे। तत्सम अलग से पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, ठीक है ना, और देशज और विदेशी शब्द अलग से एक आपको चार्ट टाइप का हम आपको समझा देंगे, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, तत्सम शब्द, तत् मतलब वैसा, सम मतलब संस्कृत, तत् मतलब वैसा, सम मतलब संस्कृत। तो जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वह शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। बहुत सारे शब्द को हम प्रयोग करते हैं, जैसे पुष्प लिखा है, अग्नि लिखा है, हस्त लिखा है, मुख, फल इत्यादि। ये शब्द क्या हैं? ये तत्सम होते हैं। अब इसी को देखो, तद्भव पर बात कर लिया जाए। तद्भव संस्कृत के वह शब्द जो धीरे धीरे बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तत् मतलब उनके, भव मतलब उत्पन्न, तत् मतलब उनसे, भव मतलब उत्पन्न, अर्थात जो उनसे उत्पन्न हुए हैं, अर्थात संस्कृत से जो उत्पन्न हुए हैं बदले स्वरूप में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे जब हम वहां पुष्प लिखते हैं तो वो होगा तत्सम, और जब फूल लिख दिए तो क्या हो गया? तद्भव हो गया। क्या लिख दिए? पुष्प जब लिखते हैं तो तत्सम, और फूल लिख दिया। अग्नि जब लिखते हैं तो वो हो गया, देखो बदले हुए स्वरूप में आया, अग्नि तत्सम, आग क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो ये सारे शब्द क्या हैं? तद्भव हैं। हस्त लिख दिया तो तत्सम, हाथ लिख दिया तो तद्भव, आम्र लिख दिया तो तत्सम, आम लिख दिया तो तद्भव हो गया, घृत लिख दिया तत्सम, घी लिख दिया क्या हो गया? तद्भव हो गया। ये चाय नहीं है, ये गलत टाइपिंग है, ये विदेशी भाषा का शब्द है। तो ये आपके कुछ क्या हो गए? ये तद्भव शब्द हो गए। बहुत डिटेल में आगे इसको हम पढ़ेंगे। चलिए, देशज शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो बहुतायत मात्रा में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अब वैसे देश, देशज का मतलब क्या हुआ? देश प्लस जा, देश प्लस जा, अर्थात देश के अंदर उत्पन्न या देश में उत्पन्न। तो ऐसे बहुतायत मात्रा में शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो क्षेत्रीय होते हैं,
जो समय के साथ या किसी सीमा के साथ वो बदल जाते हैं, ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। व्याकरण रूप से इनका कोई स्रोत नहीं होता है, व्याकरण की दृष्टि से इनका कोई स्रोत नहीं होता है, लेकिन बहुतायत मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तेंदुआ है, खिड़की है, ठेस है, लोटा है, डिब्बा है, खिचड़ी है, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। इसका भी चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, विदेशी शब्द हमने पहले बताया कि लगभग 15% शब्द विदेशी भाषाओं के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में विदेशी भाषाओं में फारसी शब्द का प्रयोग हुआ है, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी और बहुत सारे भाषाओं का प्रयोग हुआ है। अब या तो वो ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं या थोड़ा सा बदले रूप में प्रयोग कर लिए जाते हैं। हिंदी ने फारसी के शब्दों को यथावत ग्रहण ना करके थोड़ी सी बदले हुए प्रकृति में उनका प्रयोग किया है। जैसे फारसी में दुका होता है, हमने दुकान, ठीक है ना। आइन को आईना लिख दिया, कमीन को कमीना, परवाह को परवाह लिख दिया, ठीक है ना। फारसी के बाद नंबर 1 विदेशी भाषा के शब्द फारसी है, फारसी के बाद अरबी शब्दों का प्रयोग हुआ है। संख्या में दूसरे नंबर पर विदेशी भाषा के जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो अरबी है। पहले नंबर पर फारसी भाषा के शब्द जो विदेशी स्वरूप में प्रयोग हुए हैं। अब आपको जानकर ये इंटरेस्टिंग लगेगा, ये हैरानी भी होगी कि जो हिंदी शब्द है, ये जो हिंदी शब्द है ये स्वयं फारसी भाषा का शब्द है। कैसे भाषा का शब्द है? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये 3 शब्द स्वयं फारसी भाषा के शब्द हैं। तो विदेशी भाषाओं का बहुतायत मात्रा में प्रयोग हुआ है। आ जाइए, संकर वर्ण क्या होते हैं या वर्ण संकर क्या होते हैं। वर्ण मतलब अक्षर और संकर का मतलब कई के मेल से। जैसे 2 भाषाओं से बने शब्द वर्ण संकर कहलाते हैं। अब जैसे एक शब्द है जांच, ये हिंदी है और कर्ता शब्द संस्कृत है और बहुतायत मात्रा हम प्रयोग करते हैं जांचकर्ता, तो जांचकर्ता वर्ण संकर हो गया। जैसे रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है, रेलगाड़ी का प्रयोग किए तो रेलगाड़ी वर्ण संकर शब्द हो गया। जैसे अरबी फारसी का देखो, आदमकद है, अलमस्त है, गलत फहमी है, ये अरबी और फारसी दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया। हिंदी और अरबी को शराबी है, अलमपट्टा है, इमामबाड़ा है, तो ये बहुत सारे वर्ण संकर शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हो गया। चलिए आइए, ये सब देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। विदेशी और संस्कृत है, हिंदी संस्कृत है, हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर जैसे बीमा पॉलिसी, टिकट, घर, ये सब वर्ण संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं। आगे बंटवारा जो किया गया है, शब्दों की शक्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शब्द की शक्ति क्या होती है उसके आधार पर 3 भेद हैं। जैसे वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द, या वाचक को अभिधा कहा जाता है, लाक्षणिक को लक्षणा कहा जाता है और व्यंजक को व्यंजना कहा जाता है। तो शब्द के शक्ति के आधार पर, अर्थ देने की शक्ति के आधार पर 3 भेद किए गए हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। जैसे वाचक शब्द क्या होते हैं, तो शब्द की जिस शक्ति के द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ का जो मुंह से बोला जाता है वही अर्थ ले लिया जाता है। जैसे जब हम कुछ शब्द बोलते हैं ना, तो जो शब्द हमारे मुख से निकलता है, मुख्यार्थ, जो मुख से जो अर्थ निकला वही उसका अर्थ हो जाता है। जैसे जब हमने गाय का उल्लेख किया तो सुनने वाला गाय शब्द को सुना तो उसके मस्तिष्क में एक गाय का स्वरूप तैयार हो गया। अर्थ वो के कंफ्यूज नहीं है कि ये शब्द का क्या अर्थ लिया जाए, नहीं। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो मुख्यार्थ होते हैं, अर्थात जो उनका सांकेतिक अर्थ होता है वही वास्तव में अर्थ होता है। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं, अभिधा शब्द कहते हैं, ठीक है ना। या जिन शब्दों का अर्थ बड़ी सरलता से समझ में आ जाता है उसको वाचक कहते हैं। जैसे जब हमने घर कहा तो घर का स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आ गया, नगर कहा, सड़क कहा, फल कहा, फूल कहा, गाय, घोड़ा, हाथी। जैसे इन शब्दों का उच्चारण होता है, मुख्यार्थ मुख से जो अर्थ निकलता है सामान्य तो तौर पर सरलता से वही उसका अर्थ हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। आइए दूसरा क्या है, लाक्षणिक शब्द क्या होता है। लाक्षणिक शब्द क्या होता है?
लक्षार्थ लिया जाता है, अर्थात उसका प्रयोजन बस अर्थ लिया जाता है। वह शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ ना लेकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ लिया जाता है वो लाक्षणिक शब्द कहलाते हैं, अर्थात उनका लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है। शब्द की शक्ति लक्षार्थ के आधार पर होती है। जैसे जब हम कहते हैं, जैसे एक उदाहरण लिखा है, जैसे तुम बिल्कुल गधे हो या तुम बिल्कुल गधे हो, ठीक है ना। या ऐसे एक उदाहरण और दिया जाए, एक उदाहरण और हम लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए सिंह के मैदान में प्रवेश करते ही गीदड़ भाग खड़े हुए। अब जरा इसको देखिएगा, जैसे यहां एक शब्द है, यहां गधा, यहां है सिंह और गीदड़। वैसे यदि गधा स्वतंत्र रूप में किसी वाक्य में ना लिखा जाए तो ये क्या है, अभिधा शब्द है। लेकिन चूंकि यहां वाक्य में इसका प्रयोग गधे को गधे के रूप में नहीं लिया गया है, जब कहा जाता है तुम बिल्कुल गधे हो, तो क्या किसी इंसान को गधा कहा जा सकता है ना? नहीं। मतलब तो यहां गधे को गधे के रूप में न लेकर के उसके उद्देश्य में क्या शामिल है, अर्थात मूर्ख की बात जब तुलना की जा रही ना, तो गधे का सेंस उसके लक्षणों की बात की गई है, इसीलिए इसको लक्षणा कहा गया है। लक्षणों की बात की गई है, लक्षार्थ अर्थ लिया जा रहा है, तो गधे का सेंस मूर्खता से लिया गया है। तो जब हम किसी को कहते हैं कि तुम बिल्कुल गधे हो, तो इसका मतलब वो गधा नहीं चार पैर वाला, तुम बहुत मूर्ख हो, अर्थात उसके लक्षणों को अर्थ के रूप में लिया गया है, इसलिए ये लाक्षणिक शब्द होते हैं। जैसे जब सिंह के प्रवेश करते, तो सिंह का मतलब बहादुरी का प्रतीक है, अर्थात यहाँ वीर पुरुष की बात की गई है। वीर पुरुष के मैदान में, युद्ध मैदान में आते ही जो गीदड़ अर्थात कायर लोग हैं वो भाग खड़े होते हैं। तो यहाँ ये जो सिंह है, यहाँ गीदड़ है, ये लक्षार्थ इसका अर्थ लिया गया है। दैट मीन्स ये शब्द क्या है, ये लाक्षणिक शब्द होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए तीसरा आ जाइए। तीसरा है व्यंजका या व्यंजना शब्द। ये क्या होता है, तो जब ऐसे शब्द जिनका ना तो सामान्य अर्थ लिया जाए और ना ही प्रयोजन बस अर्थ लिया जाए, कुछ तीसरा अर्थ ले लिया जाता है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, व्यंजक शब्द या व्यंजना शब्द कहते हैं। जैसे वह शब्द जिनका ना तो वाच्यार्थ अर्थ लिया जाए और ना ही लक्ष्यार्थ लिया जाए, अर्थात जैसा प्रयोग किया जा रहा ना तो वो अर्थ है और ना उद्देश्य के अनुसार या लक्ष्य के अनुसार अर्थ लिया जाए, इन दोनों से भिन्न अर्थ लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं व्यंजका शब्द। जैसे कह रहा कोई चोर रात में अपने एक साथी से कहता है रात कितनी अंधेरी है, या यूं कह लिया जाए सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। अब इन शब्दों में जरा गौर करिए, रात कितनी अंधेरी है, तो क्या रात की विशेषता बतानी है क्या, रात का बखान करना है क्या? सवेरा हो गया है, किसी को टाइम बताना है क्या? नहीं। रात कितनी अंधेरी है, एक चोर दूसरे चोर से क्या कहेगा रात कितनी अंधेरी है, मतलब विशेषता बतानी है? नहीं। तो यहां उसके कहने का सेंस है कि रात कितनी अंधेरी, अर्थात चोरी करने लायक शानदार रात है, कोई इस अंधेरी से उसका कोई मतलब नहीं है, वो चोरी के संदर्भ में बात कर रहा है। सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है इसका मतलब अब काम धाम शुरू होने वाली बात है, ना कि टाइम बताने की बात हो रही है। तो जब ऐसे कभी हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द कहते हैं या व्यंजक शब्द कहते हैं। तो शब्द की शक्ति के आधार पर ये तीन भेद होते हैं, अविधा,
या वाचक, और लक्षणा, और तीसरा व्यंजना। क्लियर हो गया? चलिए आइए और कुछ शब्द के भेद पढ़ा जाए। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द होता है और दूसरा अविकारी शब्द होता है। विकार परिवर्तनशील और अविकार जो परिवर्तनशील नहीं होते हैं। अब जरा इनके अंतर्गत देखा जाए तो विकारी वह होते हैं जिनमें लिंग वचन और कारक के कारण, लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में विकार आ जाए, विकास नहीं विकार आ जाए, परिवर्तन हो जाए या परिवर्तन होता रहता है, वह शब्द विकारी कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। जैसे वह का क्या हो गए? वह हो गए। बालक का क्या हो गया? बालिका हो गया। ठीक है ना? तुम का तुम्हें हो गया। तो ये शब्द देखो बदल गए, एक वचन का बहुवचन हो गया, नहीं हो गया। मेल का फीमेल हो गया, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो गया, परिवर्तन हुआ, विकारी शब्द हैं। अविकारी जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, सदा एक से होते हैं, वो अविकारी होते हैं। जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे। अब चाहे आगे एक वचन के साथ प्रयोग किया जाए, चाहे बहुवचन के साथ प्रयोग किया जाए, ऊपर चाहे एक वचन के साथ चाहे बहुवचन के साथ, पुल्लिंग के साथ चाहे स्त्रीलिंग के साथ, ये जो शब्द हैं ये वैसे ही होंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए जो ये अविकारी शब्द होते हैं ये अव्यय भी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अब ये जो विकारी शब्द होते हैं वो प्रयोग के अनुसार चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द प्रयोग के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द जो परिवर्तनशील होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और जो अविकारी शब्द होते हैं वो भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक। या इसके साथ आप अव्यय भी लगा सकते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयाद बोधक अव्यय। ठीक है ना? तो ये विकार के आधार पर दो प्रकार के शब्द हुए और दोनों में चार चार प्रकार के शब्द होते हैं। तो ये आपका था शब्द और शब्द भेद। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और ये समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।